नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ उन्नति भटनागर। बुलेटिन की शुरुआत लखनऊ से बड़ी खबर के साथ। पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी की लगेगी आदमकद प्रतिमा, जहां भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर कार्यक्रम होगा। अखिल भारतीय कवि सम्मेलन का आयोजन होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कार्यक्रम के मुख्य अतिथि होंगे, तो दोनों डिप्टी सीएम और यूपी बीजेपी अध्यक्ष भी शामिल होंगे। शाम 4 बजे केजीएमयू के अटल कन्वेंशन सेंटर में कार्यक्रम होगा। तो पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि और इस मौके पर भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि का कार्यक्रम निर्धारित किया गया है। आज उनके उद्देश्यों को याद किया जाएगा और इसी के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। दोनों डिप्टी सीएम और यूपी बीजेपी अध्यक्ष भी शामिल होंगे। तो शाम 4 बजे केजीएमयू के अटल कन्वेंशन सेंटर में कार्यक्रम होगा। तो पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि है आज और इस मौके पर उनको श्रद्धांजलि देने के लिए, उनको याद करने के लिए ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है। इस कार्यक्रम के माध्यम से सीएम योगी आदित्यनाथ इस कार्यक्रम में क्योंकि सम्मिलित होंगे, दोनों डिप्टी सीएम मौजूद होंगे, बड़ा संदेश देने का भी प्रयास रहेगा। शाम 4 बजे केजीएमयू के अटल कन्वेंशन सेंटर में कार्यक्रम निर्धारित किया गया है। तो भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर कार्यक्रम का आज आयोजन और उनके सिद्धांतों को, उनके संकल्पों को बीजेपी आज याद करेगी और इस मौके के लिए खास कार्यक्रम भी निर्धारित किया गया है। दोनों डिप्टी सीएम उस दौरान शामिल रहेंगे, केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक भी। तो ये विशेष कार्यक्रम आज रखा गया है पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर। अपडेट ले लेते हैं, हमारे संवाददाता अश्विनी द्विवेदी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अश्विनी, क्या कुछ अपडेट? देखिए, आज अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि है। आज उनके संकल्पों को, उनके सिद्धांतों को किस तरीके से याद किया जाएगा? बिल्कुल, अटल बिहारी वाजपेयी जो देश के पूर्व प्रधानमंत्री रहे हैं, साथ ही साथ लखनऊ के पूर्व सांसद रहे हैं, उनकी पुण्यतिथि है। लखनऊ से उनका विशेष नाता रहा है। जब वो जिंदा थे उस दौरान देखा गया कि राजनीति का दौर उनका जब था, चाहे वो उतार का हो या चढ़ाव का हो, उस दौरान उनका लखनऊ से नाता मजबूत होता गया। निश्चित तौर पर इसलिए कहा जाता है कि लखनऊ में अटल जी की विरासत बसती है। निश्चित तौर पर अटल बिहारी वाजपेयी जी यहाँ से सांसद भी रहे हैं। बतौर सांसद उन्होंने काफी बड़े बड़े काम किए, साथ ही साथ प्रधानमंत्री के तौर पर तो पूरा विश्व उनको जानता है। निश्चित तौर पर उनकी विरासत अब जो है राजनाथ सिंह जो रक्षा मंत्री देश के हैं वो संभाल रहे हैं। लेकिन ऐसा कहा जाता है अटल बिहारी वाजपेयी उस दौर में थे जब तमाम मुस्लिम जो धर्म गुरु थे, मुस्लिम लोग थे, वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ थे। लेकिन अटल जी के खिलाफ वो नहीं थे। उससे जीता जाता उदाहरण लखनऊ मिलता है। लखनऊ में जब भी अटल जी आते थे, तमाम मुस्लिम धर्म गुरु जो होते थे उनसे मुलाकात करते थे और कहीं ना कहीं उनका अपना घर का बताते थे। निश्चित तौर पर यही उनकी ताकत थी कि कोई भी व्यक्ति हो उनसे नाराज नहीं होता था। निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं जो सपना अटल वाजपेयी ने देखा था आज वो पूरा हो रहा है। पूरे देश में उनकी सरकारें हैं, पूरे देश में उनकी पार्टी राज कर रही है। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी उनसे सीख लेती है किस तरीके से रीति नीति से राजनीति करनी चाहिए, कौन कौन से मुद्दे होने चाहिए जो कहीं ना कहीं जिनको उठाना चाहिए। धारा 370 समेत तमाम ऐसे मुद्दे थे जो अटल बिहारी वाजपेयी उसमें उठाना चाहते थे। लेकिन जो संसद में उनकी ताकत कमजोर थी, कहीं ना कहीं संसद में इतनी ताकतवर पार्टी नहीं थी कि वो मुद्दों को भुनाया जा सके, उन मुद्दों को खत्म किया जा सके। लेकिन जैसे ही भारतीय जनता पार्टी ने जो है संसद में अपनी ताकत के साथ वापसी करती है, तो निश्चित तौर पर उन पर कार्रवाई करती है, चाहे ट्रिपल तलाक का मामला हो या फिर 370 का मामला हो, जिसको लेकर कहीं ना कहीं समय समय पर अटल ही सवाल करते रहते हैं। निश्चित तौर पर आज अटल बिहारी वाजपेयी जी की पुण्यतिथि है और इस मौके पर आज उनकी एक मूर्ति का अनावरण होना है। ये मूर्ति आज जो अटल बिहारी कन्वेंशन सेंटर है वहां पर लगनी है। शाम 4
4 बजे कार्यक्रम होगा, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, साथ ही साथ दोनों डिप्टी सीएम, इसके अलावा भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी समेत तमाम मंत्रियों की फौज आज इकट्ठा रहेगी, क्योंकि हर कोई चाहता है कि जब अटल जी की को लेकर के कोई कार्यक्रम हो रहा तो उसमें शिरकत करें। साथ ही साथ एक कवि संध्या का भी आयोजन किया गया, जिसमें तमाम जो कवि हैं वो मौजूद रहेंगे। जी बिल्कुल, देखिए इस खास कार्यक्रम के जरिए किस तरीके से अटल जी को आज याद किया जाता है ये देखना होगा। ठीक है अश्विनी, बहुत शुक्रिया आपका। बढ़ते आगे, जहां बीजेपी प्रत्याशी दारा सिंह चौहान आज करेंगे नामांकन। घोसी विधानसभा उपचुनाव के लिए नामांकन करेंगे। घोसी उपचुनाव सीट पर 5 सितंबर को वोटिंग होगी। तो बापू इंटर कॉलेज कोपागंज में कार्यक्रम का आयोजन। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी भी मौजूद रहेंगे। तो सुबह सपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर भी साथ मौजूद रहेंगे। तो बीजेपी प्रत्याशी का नामांकन आज बापू इंटर कॉलेज कोपागंज में कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। सुबह सपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर भी साथ मौजूद होंगे। तो ये बड़ी अपडेट आपको बता दें, जहां घोसी उपचुनाव सीट के लिए नामांकन आज करेंगे बीजेपी के प्रत्याशी दारा सिंह चौहान, जिनकी घर वापसी हुई है हाल ही में भारतीय जनता पार्टी में। तो बीजेपी ने उन्हें उम्मीदवार बनाया और उसी के चलते आज वो नामांकन करेंगे। बांदा से अब खबर, जहां सपा का आज 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर। सपा के लोक जागरण अभियान के तहत कार्यक्रम। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव, शिवपाल यादव मौजूद रहेंगे। कार्यकर्ता प्रशिक्षण शिविर 16 से 17 अगस्त तक चलेगा। प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल प्रथम सत्र की शुरुआत करेंगे। तो 17 अगस्त को अखिलेश यादव के भाषण से समापन होगा। तो जवाहरलाल नेहरू पीजी कॉलेज ग्राउंड में आयोजन होगा। तो मिशन 24 की तैयारी में जुटी हुई है समाजवादी पार्टी और इसी के चलते 17 अगस्त को अखिलेश यादव के भाषण से समापन होगा इस पूरे कार्यक्रम का। तो सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव, शिवपाल यादव इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। सपा के लोक जागरण अभियान के तहत ये कार्यक्रम होगा। कार्यकर्ता प्रशिक्षण शिविर 16 से 17 अगस्त तक चलेगा। प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल प्रथम सत्र की शुरुआत करेंगे। 17 अगस्त को अखिलेश यादव के भाषण से समापन होगा। जवाहरलाल नेहरू पीजी कॉलेज ग्राउंड में आयोजन होगा। तो मिशन 24 की तैयारी में समाजवादी पार्टी जुटी हुई है और इसी तैयारी के चलते समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और महासचिव दोनों ही इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के संबोधन से, भाषण से ही समापन होगा इस पूरे कार्यक्रम का। तो कार्यकर्ता प्रशिक्षण शिविर 16 से 17 अगस्त तक चलेगा। प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल प्रथम सत्र की शुरुआत करने वाले हैं। तो 17 अगस्त को अखिलेश यादव के भाषण के साथ इसका समापन होगा। तो 2 दिन का ये पूरा अभियान जवाहरलाल नेहरू पीजी कॉलेज ग्राउंड में इसका भव्य आयोजन किया गया है। सपा का आज से 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर है, जिसके माध्यम से बड़ी रणनीति जो है कार्यकर्ताओं तक पहुंचाई जाएगी। अपडेट ले लेते हैं, हमारी संवाददाता स्कंदता मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं। स्कंदता, क्या कुछ अपडेट? देखिए सपा बड़ी तैयारी कर रही है, 2 दिवसीय ये प्रशिक्षण शिविर लगने वाला है, पूरा कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम के जरिए किस तरीके से कार्यकर्ताओं को मूल मंत्र सौंपा जाएगा? देखिए, पहले ही समाजवादी पार्टी ने अपना प्रशिक्षण शिविर शुरू किया था, लेकिन फिर उसमें थोड़ा सा रोक लग गई थी, धीमा हो गया था। लेकिन अब फिर जिस तेजी से समाजवादी पार्टी अपने लगातार प्रशिक्षण शिविर करवा रही है, उससे साफ तौर पर पता चल रहा है कि ये लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारी है। और आज से बांदा में जो है उनके कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण शिविर शुरू होने जा रहा है, जहाँ आज और कल यानी कि 2 दिन 16 और 17 अगस्त को ये प्रशिक्षण शिविर रहने वाला है, जिसमें आज पहले दिन समाजवादी पार्टी के महासचिव शिवपाल यादव और कल अखिलेश यादव संबोधित करेंगे। 2 दिन का है और दोनों दिन बेहद खास रहने वाला है, क्योंकि आज शिवपाल सिंह हैं और कल अखिलेश यादव संबोधित करेंगे। और आज की शुरुआत जो है वो समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल करने जा रहे हैं। प्रथम सत्र की शुरुआत है। दूसरे सत्र में भी फिर प्रशिक्षण शिविर चलाया जाएगा और
तमाम वो मुद्दे हैं जो समाजवादी पार्टी लगातार उठा रही है। जैसे लोकतंत्र का भविष्य है, उनको लगता है कि लोकतंत्र का भविष्य खतरे में है, उसको जनता तक पहुंचाना है, जनता को बताना है। जाति जनगणना का मुद्दा समाजवादी पार्टी कई सालों से उठाती आ रही है और इस बार भी विधानसभा चुनाव में उठाया था। अभी विधानसभा सत्र में उठाया उन्होंने ये जाति जनगणना का मुद्दा। इसके अलावा तमाम जो सोशल मीडिया के जरिए जो तमाम खबरें निकलकर सामने आ रही, उसको लेकर, वर्तमान सरकार में किसानों की जो स्थिति है उसको लेकर, महंगाई को लेकर, बेरोजगारी को लेकर, ये तमाम मुद्दे हैं। और जो तमाम नाकामियां रही है भारतीय जनता पार्टी की, वो जनता तक कैसे पहुंचानी है और अपने द्वारा किए गए सरकार के जो जनहित कार्य थे वो कैसे जनता तक पहुंचाने हैं, उसको लेकर समाजवादी पार्टी लगातार प्रयास कर रही है। और इसी क्रम में ये प्रशिक्षण शिविर लगाए गए हैं जहां पर वो कार्यकर्ताओं के साथ में मिलकर जनता के साथ में डायरेक्ट कनेक्शन बनाने की कोशिश की जा रही है। अपने पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को ट्रेनिंग दी जा रही है कि किस तरीके से जनता के बीच जाना है, उनके साथ संवाद बनाए रखना है और किस तरीके से सरकार की जो नाकामियां रही हैं वो उन तक मैसेज कैसे जाए, या जो चीजें नहीं हो पाई हैं, जो वादे किए थे पूरे नहीं हुए हैं। और साथ ही साथ समाजवादी पार्टी अपने संकल्प पत्र में जो तमाम उन्होंने वादे किए हैं, खास करके जो पीडीएफ फॉर्मूला है, पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक, इन तीनों की तर्ज पर जो उन्होंने तमाम संकल्प रिलीज किया है, वादे किए हैं, वो समाजवादी पार्टी जनता तक पहुंचा रही है कि अगर समाजवादी पार्टी की सरकार आती है तो वो तमाम वो चीजें पूरे करेंगे। तमाम वो वादे जो उन्होंने पहले भी करे थे, तो कहीं ना कहीं काम के नाम पर एक मैसेज है कि हमने काम अच्छा किया था और हम आगे भी अच्छा करेंगे। काम को लेकर जो है समाजवादी पार्टी जनता के बीच जा रही है। तमाम वो मुद्दे हैं जो चाहे वो महंगाई का हो, बेरोजगारी का हो, लोकतंत्र के भविष्य का मुद्दा उठा रही है, जाति जनगणना का मुद्दा उठा रही है, किसानों की स्थिति जो है उसको लेकर समाजवादी पार्टी लगातार जनता के बीच जा रही है। और अखिलेश यादव की बात की जाए तो अखिलेश यादव कल 15 अगस्त के दिन भी जो है सैफई में रहे थे। वहां पर जो जहां भी जा रहे हैं लगातार दौरे कर रहे हैं, जनता के बीच जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अब जो लोकसभा चुनाव है 2024 का, उसका भी गोल बज चुका है और लगातार समाजवादी पार्टी प्रयास कर रही है कि कैसे जनता के साथ में कनेक्शन बनाए रखा जाए। समाजवादी पार्टी ने अपनी कार्यकारिणी की टीम भी जो है घोषित कर दी है। अब अपनी पूरी कार्यकारिणी की टीम के साथ समाजवादी पार्टी मैदान में उतरने के लिए तैयार है। तमाम उन रणनीतियों को, स्ट्रेटेजीज को बना रही है कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को घेरा जाए। बिल्कुल, देखिए जो बड़े सवाल सदन के भीतर समाजवादी पार्टी ने उठाए थे, क्या उनको भी घेरने की तैयारी में समाजवादी पार्टी रहेगी और इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में भी उन मुद्दों को लाया जाएगा? बिल्कुल, आपको बता दें जिस तरीके से मानसून सत्र में भी अभी इन्होंने तमाम मुद्दे उठाए थे, चाहे वो अभी कल ही अखिलेश यादव ने जब वो 15 अगस्त को संबोधित कर रहे तब उन्होंने मणिपुर का मुद्दा उठाया कि जहां पर हालांकि उनको कई बार बोला गया कि मणिपुर अपने इधर का एरिया का नहीं है, लेकिन फिर भी समाजवादी पार्टी की तरफ से लगातार मणिपुर को लेकर मुद्दा उठाया गया, उस पर सरकार को घेरा, उनसे जवाबदेही मांगी कि इस पर जवाब दीजिए, इस पर चर्चा होनी चाहिए और जनता तक ये मैसेज पहुंचाने की कोशिश की जा रही है कि किस तरीके से जैसे मणिपुर का हादसा हुआ है ऐसी घटना उत्तर प्रदेश में ना हो, उसको लेकर जनता के बीच जा रहे हैं, महिलाएं सुरक्षित रहे, उसको लेकर एक मैसेज लेकर समाजवादी पार्टी लगातार कदम उठा रही है। कल अखिलेश यादव ने मैनपुरी में भी जनता के बीच जब संबोधित कर रहे थे तब उन्होंने यही वाली बात बोली है कि महिलाएं जो है वो असुरक्षित है भारतीय जनता पार्टी में। इसके अलावा तमाम वो मुद्दे हैं, जैसे जाति जनगणना का मुद्दा समाजवादी पार्टी ने कई बार उठाया है, मानसून सत्र में भी उठाया और ये मुद्दे समाजवादी पार्टी लगातार उठा रही है जनता के बीच जाकर। जो खास करके जो किसानों की जो स्थिति है उसका मुद्दा है, या फिर जो अस्पताल हैं और जो मरीजों की स्थिति बनी हुई है, जो अस्पतालों की स्थिति बनी हुई है, तमाम ऐसे छोटे छोटे मुद्दे जो निकल कर आ रहे हैं। सांड का मुद्दा सांड समाचार करके अखिलेश यादव लगातार चला रहे हैं। ये बिल्कुल, देखिए कई बड़े मुद्दे जो कि समाजवादी पार्टी हथियार के रूप में इस्तेमाल कर रही है इस चुनाव के लिए, किस तरीके से उसको ही फायदा पहुंचाते हैं देखना महत्वपूर्ण रहेगा। बहुत शुक्रिया स्कंदता आपका। प्रयागराज से अब खबर माफिया अतीक अशरफ हत्याकांड से जुड़ी हुई है बड़ी अपडेट आपको बता दें। आज शूटरों पर जिला न्यायालय आरोप तय कर सकता है। चार्जशीट के आधार पर तीनों शूटर्स पर आरोप तय किए जाने हैं। लवलेश तिवारी, सनी सिंह और अरुण मौर्य पर आरोप तय होना है। तो कोर्ट ने आरोप तय करने के लिए 16 अगस्त की तारीख तय की है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए तीनों को कोर्ट में पेश किया जाएगा। प्रतापगढ़ जिला कारागार में बंद हैं तीनों आरोपी। तो अतीक के आरोपियों पर आज तय हो सकते हैं आरोप। तो प्रतापगढ़ जिला कारागार में बंद हैं तीनों आरोपी और आज उनको सजा का ऐलान होगा, आरोप तय होगा उनका।
तो आज शूटरों पर जिला न्यायालय आरोप तय कर सकता है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए तीनों को कोर्ट में पेश किया जाएगा। चार्जशीट के आधार पर तीनों शूटर्स पर आरोप तय किए जाने हैं। तो प्रतापगढ़ जिला कारागार में बंद हैं फिलहाल तीनों आरोपी, जिनकी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी होगी। और अलीगढ़ से अब खबर है, जहां चोरी के शक में बच्चों को पीटने का वीडियो वायरल हो रहा है। हाथ पैर बांधकर 3 बच्चों की बेरहमी से पिटाई का ये पूरा मामला सामने आया है। बच्चों को गर्म चिमटे से जलाकर प्रताड़ना दी गई है। तीनों बच्चों के बाल और काटे गए हैं, उन्हें बेइज्जत किया गया है। युवकों ने नाबालिग बच्चों का वीडियो बनाया है। 5 दिन पहले घटना का वीडियो वायरल हुआ तो ऊपरकोट कोतवाली इलाके में हुई थी ये पूरी घटना। तो बच्चों की बेरहमी से पिटाई की गई है। बाराबंकी जिले में 2 पक्षों के बीच छप्पर रखने को लेकर खूनी संघर्ष हो गया। इस विवाद में एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर लाठी डंडे और धारदार हथियार से हमला बोल दिया। इस हमले में एक महिला की दर्दनाक मौत हो गई, तो वहीं मृतक महिला का पति गंभीर रूप से घायल है, जिसे इलाज के लिए लखनऊ के मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। घटना के बाद गांव में हड़कंप का माहौल है। गांव में शांति व्यवस्था को लेकर मौके पर पहुंचे पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। पुलिस ने मृतक महिला के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। तो पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए कुछ लोगों को हिरासत में लिया है और आगे की कार्रवाई कर रही है। दरअसल पूरा मामला बाराबंकी जिले में बड़पुर थाना क्षेत्र के लिलौली गांव का बताया जा रहा है। स्क्रैप कारोबारी को गोली मारने का मामला, मेरठ से ये खबर आपको बता रहे हैं। सड़क पर स्क्रैप कारोबारी को गोली मार दी गई। इस स्क्रैप कारोबारी को करीब 2-3 गोलियां मारी गई हैं। भाई की हत्या में गवाह पैरवी कर रहा था स्क्रैप कारोबारी। कुछ समय पहले दूसरी पत्नी ने की थी भाई की हत्या। तो जेल से छूटकर आई भाभी, परिजनों पर हमले का शक है। बाइक सवार हमलावर गोली मारकर मौके से फरार हुए। थाना सिविल लाइन के मवाना रोड मारी गई है गोली। तो भाई की हत्या में गवाह और पैरवी कर रहा था, लेकिन इस दौरान हमला होता है, गोली चलवाई जाती है। शक भाभी के परिजनों पर जताया जा रहा है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। मेरठ का ये पूरा मामला है, जहां भाई की हत्या की थी दूसरी पत्नी ने। तो बढ़ते हैं आगे, जहां बदायूं जनपद के थाना जरीफ नगर के पडरिया गांव के मां शारदा इंटर कॉलेज के प्रबंधक व रिटायर दरोगा ने खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। सूचना पर जरीफ नगर थाना प्रभारी राकेश कुमार मौर्य फोर्स के साथ घटनास्थल पर पहुंच गए। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस के मुताबिक रिटायर दरोगा जयप्रकाश भारद्वाज 2018 में दरोगा के पद से बदायूं सिविल लाइन से रिटायर हुए थे। मृतक की बेटी रूपांजलि ने अपने भाई पर आरोप लगाते हुए कहा कि मेरा भाई अपने माता पिता के साथ मारपीट करता था। लखनऊ से अब खबर, अपराधियों पर नकेल कसने की बड़ी तैयारी। अपराधियों के क्राइम का डेटा ऐप पर मिलेगा। उत्तर प्रदेश की पुलिस तैयार कर रही है त्रिनेत्र ऐप। नो योर क्रिमिनल के जरिए ऐप दिखाएगा हिस्ट्री। तो अपराधी का पूरा रिकॉर्ड ऐप पर उपलब्ध होगा। नाम, उंगलियों के निशान, रेटिना और जन्म तिथि भी होगी। अपराध के साथ मिली सजा, इनाम की भी जानकारी होगी। 75 जिलों में अपराधियों की दर्ज हो रही है हिस्ट्री। यूपी में अपराध करने वाले दूसरे प्रदेशों के अपराधियों का भी डेटा तैयार होगा। तो त्रिनेत्र ऐप पर डेटा अपलोड होने के बाद पुलिस मॉनिटरिंग करेगी। तो त्रिनेत्र ऐप के जरिए अपराधियों का काला चिट्ठा एक तरीके से डेटा के रूप में कन्वर्ट किया जा रहा है। उनसे जुड़ी जानकारियां, उन पर कितनी इनाम राशि रही है, क्या सजा रही है, क्या उनके अपराध हैं, इन तमाम बातों की जानकारी इस ऐप के जरिए उपलब्ध होगी। अपडेट ले लेते हैं, हमारे संवाददाता एसके वाजपेयी हमारे साथ जुड़ गए हैं। एसके, देखिए त्रिनेत्र ऐप के जरिए क्या कुछ फायदा मिलेगा और किस तरीके से अपराधियों को जो डाटा है वो एक जगह इकट्ठा किया जाएगा, उनके अपराध के बारे में क्या इसका उद्देश्य रखा गया है?
बिल्कुल। अब उत्तर प्रदेश में अपराधियों पर नकेल कसने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से बड़ी तैयारी की गई है, जिसमें यूपी पुलिस ने अपने जो ऐसे सेंटर्स हैं जहां पर अपराधी पकड़ने के बाद लाए जाते हैं, वहां पर स्कैनर मशीन लगाने की व्यवस्था की गई है, जहां पर उनके फिंगरप्रिंट्स, उनका आई रेटिना, उसके अलावा जो बाकी डिटेल्स होंगे जिसमें जन्मतिथि, नाम, जगह, ये सभी डिटेल भरे जाएंगे। साथ ही साथ उनके ऊपर किन किन मुकदमों में कार्रवाई हुई है, क्या अपराध किए, उनके ऊपर इनाम घोषित हुआ तो वो कितना था, उसके बाद अभी की स्थिति क्या है, ये बहुत सारी डिटेल इस त्रिशूल ऐप पर उपलब्ध होगी, जिसका उद्देश्य यही होगा कि पूरे प्रदेश भर के किसी भी जिले में अगर कोई अपराधी अपराध करता है तो उसकी पूरी जानकारी इस ऐप पर उपलब्ध करा दी जाएगी, ताकि कोई भी व्यक्ति ऐसे आदमी के बारे में जान सके जो इस तरीके के अपराधों में लिप्त रहता है। और सबसे बड़ी बात यह होती है कि जब एक जिले में कोई अपराध करता है तो दूसरे जिले में अगर वो जाता है, वहां पर भी किसी अपराध में पकड़ा जाता है, तो ऐसी स्थिति में उस ऐप के जरिए वहां की पुलिस, वहां के लोग भी ये जान सकेंगे कि आखिर ये अपराधी किस प्रकृति का है और इसने क्या क्या अपराध किए हैं, ताकि उस पर कार्रवाई बेहतर ढंग से आगे बढ़ाई जा सके। तो कहीं ना कहीं एक तैयारी उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से यूपी पुलिस कर रही है, जिसमें कोशिश होगी कि सभी अपराधियों का पूरा डेटा हो, वो कहीं भी अपराध करें, कुछ भी अपराध करें, तत्काल उन पर कार्रवाई हो। पुराने अपराधों की उनकी स्थिति क्या है, अगर वो भगोड़े घोषित है या किसी दूसरे जिले के अपराध में वो मिल नहीं रहे हैं, तो इस ऐप के जरिए उनको खोजने में आसानी होगी। यही एक वजह है कि उत्तर प्रदेश पुलिस इस तरीके का डेटा सभी अपराधियों का एकत्र कर इस त्रिशूल ऐप, त्रिनेत्र ऐप पर डाल रही है। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया इसके आपका तमाम जानकारी के लिए। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का जन्मदिन है आज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर उनको बधाई दी है। आपके स्वस्थ जीवन व लंबी उम्र की कामना करते हैं, प्रधानमंत्री के ये शब्द हैं। तो वहीं पीएम मोदी ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। अरविंद केजरीवाल जी, लंबी उम्र और अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करता हूं। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का जन्मदिन और इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं, उनको बधाई दी है और उनके स्वस्थ जीवन की कामना भी की है। नोएडा में 77वें स्वतंत्रता दिवस पर भारतीय सेन समाज ने आजादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में शहर में तिरंगा यात्रा का आयोजन किया। सैकड़ों युवाओं ने 131 मीटर का तिरंगा लेकर यात्रा का शुभारंभ किया। भव्य तिरंगा यात्रा का शुभारंभ सेक्टर 82 स्थित फूल मंडी से किया गया। पुलसेरा और घंटा चौक होते हुए सूरजपुर स्थित कलेक्ट्रेट पर पहुंचकर यात्रा का समापन किया गया। इस दौरान सभी लोगों ने हाथों में तिरंगा लेकर आजादी के अमृत महोत्सव को बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया। हर तरफ वंदे मातरम और भारत माता के नारों के साथ पूरा शहर गूंज उठा। बड़ी संख्या में युवा, बुजुर्ग और स्थानीय लोग इस यात्रा में शामिल थे। शामली जनपद में 77वां स्वतंत्रता दिवस बड़ी ही धूमधाम से मनाया गया। शामली के प्रभारी मंत्री दिनेश खटीक और पूर्व विधायक और बीजेपी के कद्दावर नेता ध्वजारोहण के समय शामिल हुए। शामली के कई जगहों पर बीजेपी नेताओं और प्रशासन द्वारा ध्वजारोहण किया गया और इस अवसर पर स्वतंत्रता सेनानियों को याद किया गया और स्वतंत्रता दिलाने में जिस तरह का योगदान रहा उसके बारे में बताया गया। खबर है कि प्रभारी मंत्री दिनेश खटीक ने शामली हनुमान धाम पर उल्टा टंगा तिरंगा फहराया है। उल्टा लगा तिरंगा फहराते हुए मंत्रियों का वीडियो वायरल हो रहा है। सोशल मीडिया पर चर्चा है कि बीजेपी नेताओं को तिरंगा के उल्टा होने की जानकारी नहीं थी। इस दौरान मौके पर शामली जिलाधिकारी रविंद्र कुमार व एसपी शामली अभिषेक झा सहित शामली के आला अधिकारी मौके पर मौजूद रहे। दरअसल ये कार्यक्रम शामली सदर कोतवाली क्षेत्र के हनुमान धाम पर हुआ, जहां पर ध्वजारोहण कार्यक्रम में हनुमान धाम की कमेटी ने शामिल प्रभारी मंत्री दिनेश खटीक सहित अन्य नेताओं व प्रशासन के सभी अधिकारियों को आमंत्रित किया था। जब अधिकारियों को इस बात की जानकारी लगी तो आनन फानन में एडीएम संतोष कुमार ने तिरंगे को नीचे उतरवाया और वहां से चलते बने। फिलहाल भाजपा नेताओं द्वारा उल्टा तिरंगा लहराने का मामला सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना।